चला गया ना। तारीख आप तो नहीं देंगे, तारीख तो जज साहब देंगे। तारीख पे तारीख मिल रहा है। कहाँ मूवमेंट के कारण, प्रोटेस्ट के कारण कोर्ट ने आनंद फानंद में इस केस को सुन लिया। तो इसमें सबसे पहले जो सेक्रीफाइस कर रहे हो पढ़ाई का, वो मत करो। पढ़ाई को भी बीच में शामिल कीजिए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेंस के लिए 2-4 घंटे पढ़ना कहीं से कोई पाप नहीं है, और कोई पढ़ा रहा है तो वो भी कोई पाप नहीं कर रहा। उसी तरह से यदि आप मेंस नहीं देने वाले हैं, आप आगे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी 3-4 घंटे निकालिए और तैयारी। ज्यादा इमोशन में आके डिसीजन लेना सही नहीं होता है, वो भी तब जब आपके सामने जो खड़ा है वो इमोशन लेस इंसान है, वो इमोशन लेस संस्था है, और रूटीन में कुछ और गड़बड़ हो जाए वो चलेगा, पढ़ाई को गड़बड़ नहीं होने देना, क्योंकि आगे भी आपका वही हथियार होगा, आज भी आपका वही हथियार है। उसको कमजोर मत होने दो, क्योंकि वो कमजोर हो गया ना, किसी का कोई मतलब नहीं बनता। कोई कंफ्यूजन, कोई द्वेष और कोई इस तरह का मनमुटाव किसी के लिए मत पाली। जो हैं साथ वो भी अच्छा, जो नहीं है वो भी अच्छा। विरोध ना करें, बस इसकी बात होनी चाहिए कि कोई बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, कल की जो 70वीं एग्जाम है, इसने कई लेवल पे बच्चों को परेशान किया है। अभी स्थिति क्या है, मेंस के एग्जामिनेशन को लेकर आयोग ने डेट अनाउंस किया है। इसको लेकर जो मेंस एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनकी अपनी परेशानी है। अब उनकी जो परेशानी है वो भी बड़ा जेन्युइन है। अब वो बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने गलत तरीके से सबने क्वालिफाई किया है। अब जो बच्चे हैं जिन्होंने इतना मेहनत करके मेंस को क्वालिफाई किया है, अब उनको तैयारी करनी है। दूसरी तरफ जो री एग्जाम है, ये एक अलग मोड़ ले रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर बाई चांस 5-6 दिन कुछ नहीं होता तो छठे दिन कुछ और हो जाता है, या 10 दिन कुछ नहीं होता है तो 15वें दिन कुछ होगा, ऐसा कुछ लगने लगता है। तो ये एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। अब इस बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो है छात्र। और ये कौन छात्र है? ये ऐसे थोड़ी हैं कि ये हमारे कोई दुश्मन छात्र है। ये जो स्टूडेंट है, इनका संबंध पीटी से भी है और इनका संबंध मेंस से भी है। समझिए इस बात को। और अभी स्थिति ये है कि ना ही आगे 71 की सही तरीके से तैयारी हो पा रही है, और ना ही मेंस की हो पा रही है, और ना ही प्रीलिम्स की हो रही है। सही तरीके से इसको अगर एनालाइज करो ना, तो ये एक ट्रैप है जिसमें हम लोग फंस चुके हैं। ये एक ट्रैप है जिसमें हम लोग फंस चुके हैं। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि री एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस इस लेवल पे हाई हो जाता है कि इनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि अरे री एग्जाम हो जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी का कोई मतलब नहीं, पीटी की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ री एग्जाम को लेकर जो चर्चा है, जो एफर्ट है, ये भी इतना श्योर नहीं करता है कि हम लोग बंद करें इसको और सीधे री एग्जाम को लेकर प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें। समझ में आ रहा है? और जो बच्चे 71 के हैं, उनको क्या लग रहा है कि यार ये 70 में इतना लफड़ा हुआ, इतना सारा धांधली हुआ, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, आयोग नहीं सुन रहा, सरकार नहीं सुन रही, ये सारी चीजें, हाईकोर्ट में मामला फंस गया, पता नहीं 71 में क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। ऐसी उपापोह की जो स्थिति है, इसने ना बच्चों को मेंस के लिए रहने दिया, ना ही प्रीलिम्स के लिए रहने दिया, और ना ही आगे के एग्जाम की तैयारी करने के लिए उनको, मतलब मजबूती, कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो, ये हो पा रहा है। और इस विडंबना से बाहर निकलने का कुछ चीजें दिख नहीं रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि चलो सब कुछ बंद करो यार, तुम लोग री एग्जाम को लेकर से प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि जिनका मेन प्रीलिम्स निकला है उनको सीधे कैसे बोल दे कि तुम पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। दूसरी तरफ जो री एग्जाम चल रहा है उसको लेकर हर कुछ दिनों पे, जैसा कि अभी हमने बताया, कुछ ना कुछ आ जा रहा है। अब देखिए, एक चीज है कि यहां पे बहुत ही समझदारी के साथ हमें काम लेना पड़ेगा। मैं भी जब प्रोटेस्ट में गया था, और अभी भी डायरेक्ट तो नहीं, डायरेक्टली मैं उससे जुड़ा हूं, तो मैंने एक बात कही थी। लेकिन होता क्या है ना कि बच्चों के अंदर ऐसा जोश होता है कि वो एक्चुअल और फैक्चुअल बातें नहीं सुनना चाहते, वो हाइपोथेसिस और आइडियलिज्म की बातें सुनना चाहते। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। मैंने बोला था कि ये छोटी लड़ाई नहीं, ये लड़ाई लंबी है,
और जब लंबी लड़ाई लड़ी जाती है तो वो समझदारी के साथ लड़ी जाती है, पूरी प्लानिंग के साथ लड़ी जाती है। वो आप एक ही बार अपनी सारी ताकत को झोंक के नहीं लड़ सकते, ठीक है। हर एक चीज को देखते हुए लड़ी जाती है। आप में से जिन लोगों से मेरी बात हुई होगी, मैंने ये बात कहा, और आज ये आंदोलन लंबा खिंच गया। क्योंकि आपको क्या लगता है, ये जो री एग्जाम का आंदोलन है, री एग्जाम इतना छोटा मुद्दा है, इसको कंपेयर किया जा रहा था उत्तर प्रदेश के साथ कि तुरंत आयोग मान गया। उत्तर प्रदेश के आयोग को मानने के लिए 1-2 दिन 4 दिन लगा। यहां तो नॉर्मलाइजेशन वाला जो मुद्दा था वो तो सेम डे मान लिया गया। लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका क्या ये मतलब है कि री एग्जाम, देखिए री एग्जाम में आप समझ रहे हो, री एग्जाम, और ये किसी भी तरीके से ध्यान रखिएगा, इसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है। और एक और चीज कि इतना र्यूमर फैलता है, ये हर मूवमेंट की कहानी, ऐसा नहीं कि पहला मूवमेंट है ये, हर मूवमेंट में इतना र्यूमर फैलता है। और यहाँ मतलब र्यूमर का तो हद हो गया। वहीं पे हम खड़े हैं और कुछ हमने पूछा किसी से, उसने बता दिया हाँ सब वही तो है, और पता चला कुछ था ही नहीं। तो ऐसा र्यूमर फैलता है। तो कई बार क्या होता है ना कि चीज़ों को अलग एंगल पे बता दिया जाता है। तो री एग्जाम का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को झुकाना, और उस ऑर्गेनाइजेशन को झुकाना जो ऑटोनॉमस बॉडी, और ऑटोनॉमस बॉडी का घमंड एक अलग होता है। जो भी इस तरह की संस्थाएं होती है जिस पे डायरेक्ट सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, डायरेक्टली नहीं हो सकता, उसका एक ऐसा सिस्टम लंबे समय से तैयार हो जाता है ना कि उसको लगता है हम ही जो है सो हैं, हमको कौन रोक पाएगा। इस टाइप का एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है। और अक्सर उसके मैक्सिमम जो उसके वहां बैठे होते हैं पोस्ट पे, उनके अंदर वो चीजें आ जाती हैं। और वो आने के कारण दिक्कत ये हो जाता है कि आगे अगर कोई जेन्युइन डिमांड भी रखे तो चूंकि दिमाग में, मन और दिल में वो चीजें इतनी बस जाती है, डीएनए के अंदर आ जाता है, उस कुर्सी में आ जाता है, उस कुर्सी पे जो बैठता है उसका नेचर कुछ उस तरह से हो जाता है, और रिजल्ट ये होता है कि सही गलत को सुनना वो छोड़ देते हैं। तो आप सोचिए, इस तरह के ऑटोनॉमस बॉडी को आप झुकाने की बात कर रहे हैं, री एग्जाम की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये वो एग्जाम है जिस पे री एग्जाम होता है, सरकार तुरंत एक्शन ले ले तब तो कोई बात नहीं, सरकार अगर तुरंत एक्शन ना ले तो सरकार के लिए भी फिर आफत हो जाता है, सांप और छुछुंदर का हाल हो जाता है। तो किसी भी संस्थान के खिलाफ, और खासकर ऐसी संस्था जो खुद मजबूत हो, जो संविधान ने उसको खुद ही इतना ताकत दे रखा हो, उसके पोस्ट पे जो बैठे चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनके पास इतना ताकत अगर है, तो आपको लगता है कि ये चीजें, मतलब तब आप उनसे कुछ चीजों को डिमांड कर रहे हो जिसको अगर आप ले लेते हैं तो एक तरह से जोरदार तमाचा होगा, और कोई तमाचा नहीं खाना चाहता। तो ये लड़ाई डेफिनेटली पहले दिन से ही लंबी लड़ाई थी, ये छोटी लड़ाई नहीं थी। ये किसी अटेम्प्ट मांगने की बात, एज रिलैक्सेशन की मांग और ये सब नहीं था, ये री एग्जाम की बात थी। और उस तरह, और वहां पे जब हम देख रहे हैं कि सामने वाला झुकने को तैयार नहीं, और हम ये भी देख रहे हैं कि वो एक ऑटोनोमस बॉडी जिसको कोई जल्दी झुका भी नहीं सकता, कोर्ट के अलावा या कोई भी ऐसे अगर नहीं चाहे तो, सरकार का तो होता ही, आपको सब पता है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, इस द्वंद में बच्चे क्या करें, इस द्वंद में स्टूडेंट क्या करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि अपनी मांग को आप नहीं मांगो, हमने शुरू से कहा है कि आप अपनी मांग को आप मांग के लिए जो करना है कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हमने ये जरूर कहा है, चूंकि ये लड़ाई लंबी होगी तो एक व्यवस्थित तरीके से ये होना चाहिए, यानी आपका मांग भी चलना चाहिए और आपकी जो दिनचर्या है वो भी नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना। आप एक बात बताओ ईमानदारी से कि जब से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तब से मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए जो मेरे संपर्क में भी हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो वो समझदार है, शार्प है बहुत। देखो इस चीज़ को बहुत इमोशनली लेके नहीं चलना है। अगर बहुत इमोशनली, यही तो इमोशन खतरा हो जाता है और लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो हमें इतना इमोशनल नहीं होना इसको लेकर, हम इसको बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करेंगे, क्योंकि आप जिसके साथ लड़ाई कर रहे हैं वो इमोशनल नहीं है। आप जिस संस्था से लड़ रहे हैं वो इमोशनल संस्था नहीं है।
आप जिसके साथ लड़ रहे हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही शातिर और बहुत ही सूझबूझ के साथ ये गेम खेल रहा है, तो आप इमोशनली उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। रो के गिड़गिड़ा के मर जाओ, जस्ट पत्थर के सामने रोना है, तो आप क्या सोचते हो कि ये सब कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल होने का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल होने का मतलब है कि आपके रूटीन में बदलाव तो डेफिनेटली आएगा, आप अगर अपने समय का एक बड़ा हिस्सा कहीं दे रहे हैं, लेकिन एक छोटा हिस्सा उस इंपॉर्टेंट चीज को भी देना है जिसके कारण आगे आप काम करोगे। मान लो अनफॉर्चुनेटली मींस प्रीलिम्स को लेके ही चल रहा था ना कि डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, सारा कुछ चल रहा था, क्लियर चल रहा था, अरे खबर आ रही है, ये हो रहा है, फलाना ढिमाका, डेट नहीं बढ़ा, डेट नहीं बढ़ा, प्रीलिम्स देना पड़ गया, कुछ लोगों की तैयारी हुई, कुछ लोग इंतजार में रह गए, मेंस का एग्जाम सामने है, अब क्या लाइन निकल के आ रहा है? अब कुछ लाइन ऐसे बच्चे निकाल रहे हैं, गलत उनका भी नहीं कि मेंस का एग्जाम हो भी जाएगा तब भी हम कैंसिल करवा के रहेंगे, मानेंगे नहीं, चलो बहुत बढ़िया बात है, जज्बा होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? अगर हो गया तो, अगर हो गया तो जो तैयारी नहीं कर रहे उनका तो गया, वो तो लड़ाई के बिना लड़ाई के बाहर हो जाएंगे। और क्या वो लड़ना नहीं चाहते मेंस में? आप में से जिसका मेंस का एग्जाम निकल गया है, उनमें से क्या आप मेंस का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं? आप बाइकआउट करो तो बहुत बढ़िया। बाइकआउट कौन कर रहा है? प्रीलिम्स का किसने बाइकआउट किया? दोबारा जब एग्जाम हुआ तो फिर एग्जाम लोग देने गए, वो तो इतना हल्ला हंगामा हुआ तो लोगों को लगा सीट बिक गया इसलिए हमको देने का कोई फायदा नहीं। बाइकआउट नहीं था, वो फायदा नहीं इसलिए नहीं गए। समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन का लेवल था हमसे होगा नहीं, हमारा लेवल ऊपर क्या, हम नहीं देने जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये चीज थी ना। तो मेंस का कौन बाइकआउट कर रहा है? जब मेंस का कोई बाइकआउट कर नहीं रहा है तो आपकी इस लड़ाई में एक हिस्सा पढ़ाई का भी तो होना चाहिए ना। एक लड़ाई में एक हिस्सा पढ़ाई, आप जिस सिस्टम से लड़ रहे हो वो उसकी कई लेयर्स हैं, वो लाइक अ चक्रव्यूह, उस चक्रव्यूह को भेदना है। और चक्रव्यूह को भेदने के लिए रणनीति में जो रिलैक्सपन है, जो कूल है और जो डेली रूटीन है वो भी उसके अंदर होता है। आप डेली एक्साइटेड होके लाइफ नहीं जी सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। आप किसी पे टीका टिप्पणी वैसे ही कर दिए और आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है, वो सिर्फ आपके लिए गलत होगा। और किसी जब मान लो इसी वीडियो पे आप कमेंट कर दो, किसी की मेरा क्या फर्क, हमको क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? हमने गलत नहीं कहा, हमको ये पता है, हमने गलत आपके साथ नहीं किया ये भी हमको पता है। जब हमने गलत नहीं किया, हमने गलत नहीं कहा, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यदि आप कहते हैं और आप करते हैं तो आपको तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि लिखा भी गलत आपने, कहा भी गलत आपने। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इतने एक्सट्रीम पे मत चले जाइए, एक बीच का प्रैक्टिकल जो अप्रोच होना चाहिए उसको अपनाइए, तैयारी कीजिए, लड़ाई लड़िए। ये कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट में केस चला गया ना, तारीख आप तो नहीं देंगे, तारीख तो जज साहब देंगे, तारीख पे तारीख मिल रहा है। कहाँ मूवमेंट के कारण, प्रोटेस्ट के कारण कोर्ट ने आनंद फानंद में इस केस को सुन लिया। अब एक सिस्टम है, समझ में आ रहा है? सिस्टम है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रही है चीजें। आप इस सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते, या आपका मैटर इतना इंपॉर्टेंस इस सिस्टम में नहीं रखता कि सब लोग सब कुछ बंद करके सिर्फ आपको देखे और आपको सुने। क्लियर? और ये क्यों नहीं होता ये सब आपको मालूम है, बच्चे नहीं है तो इसमें सबसे पहले जो सेक्रीफाइस कर रहे हो पढ़ाई का, वो मत करो। पढ़ाई को भी बीच में शामिल कीजिए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेंस के लिए 2-4 घंटे पढ़ना कहीं से कोई पाप नहीं है, और कोई पढ़ा रहा है तो वो भी कोई पाप नहीं कर रहा। उसी तरह से यदि आप मेंस नहीं देने वाले हैं, आप आगे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी 3-4 घंटे निकालिए और तैयारी कीजिए, वो भी गलत कहीं से नहीं है। आप उसके आगे की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कीजिए, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट एग्जाम तो आप देंगे ही देंगे, नहीं देने का तो सवाल नहीं है। भले आपकी सिस्टम ऐसा है, वो है, फलाना ढिमाका, जितना करना है कर लो, जितना करना है कर लो, एग्जाम तो दोगे। तो एग्जाम जब दोगे तो पढ़ाई ही क्यों सिर्फ छोड़ना है? इसी पे इतना जोर क्यों है? पढ़ने और पढ़ाने पे ही इतना जोर क्यों आता है, ये हमको समझ नहीं आता। और जिसको नहीं आना होगा उसको आप बुला लेंगे? ये बताइए आप ही। अब डाटा के हिसाब से लगभग 4 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं ना, 4 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। 10% बच्चा है वहां, नेगेटिव में मत लेना इसको। 10% बच्चा नहीं, क्या जबरदस्ती हम उसको बुला लेंगे? क्या जबरदस्ती हम उसको बुला लेंगे?
40,000 बच्चे भी तो वहां नहीं है ना। तो कई सारी बातें हैं। तो यहां बस इतना ही कहना है आपसे, इतना ही कहना है कि ज्यादा आवेश में, ज्यादा इमोशन में आके डिसीजन लेना सही नहीं होता है। वो भी तब जब आपके सामने जो खड़ा है वो इमोशन लेस इंसान है, वो इमोशन लेस संस्था है। और अगर ऐसा है तो आपको भी बहुत प्रैक्टिकली और शार्प तरीके से सारी चीजों को करते हुए आगे बढ़ना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं है, इतना काफी है समझने के लिए। अगर आप समझदार हैं तो चीजों को शामिल कीजिए डेली रूटीन में। रूटीन आपके गड़बड़ होंगे, लेकिन उस रूटीन में कुछ और गड़बड़ हो जाए वो चलेगा, पढ़ाई को गड़बड़ नहीं होने देना, क्योंकि आगे भी आपका वही हथियार होगा, आज भी आपका वही हथियार है। उसको कमजोर मत होने दो, क्योंकि वो कमजोर हो गया ना, किसी का कोई मतलब नहीं बनता, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। आई थिंक ये काफी है इतना समझने के लिए। होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो कोई कंफ्यूजन, कोई द्वेष और कोई इस तरह का मनमुटाव किसी के लिए मत पालिए। जो हैं साथ वो भी अच्छा, जो नहीं है वो भी अच्छा। विरोध ना करें, बस इसकी बात होनी चाहिए कि कोई विरोध तो नहीं कर रहा, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा और खुद को भी इस तरह से ढालना पड़ेगा। आई थिंक समझदार आप लोग बहुत हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट